गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? बाल विकास। चलो, तो कल क्या पढ़ के गए थे हम? समायोजन हुआ थोड़ा बहुत? समायोजन तो पूरी भूमिका मेरी है, नहीं आपने पढ़ी है क्या? समायोजन तो पूरा ही मैंने ही पढ़ाया आपको। एडजस्टमेंट में आप स्कूल में जाओगे ना, तो बच्चों को आप कैसे समायोजित कर सकते हैं ना, तो मोटिवेट करके समायोजित करना है। हाँ, समायोजन क्या होता है पहले तो ये बताओ। एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या होता है? समायोजन। किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अच्छा, व्यक्ति की मांगे, व्यक्ति की आवश्यकताएं और वातावरण की मांगे, यदि इन दोनों के मध्य जितना ज्यादा बैलेंस होगा उतना ज्यादा समायोजन होगा, और यदि दोनों के मध्य जितना ज्यादा इनबैलेंस होगा तो उतना ही कुसमायोजन होगा। और उस कुसमायोजन से बचने के लिए या समायोजन करने के अलग अलग उपाय, अलग अलग तरीके होते हैं। ए चौधरी हैं, कोई बात नहीं, कॉपी दी, याद थोड़ी करवाना उसको, कॉपी दे दी। फिर हमने समायोजन के उपाय या विधियां देखे थे, कितने प्रकार की होती है? एक कौन सी होती है? दूसरे प्रत्यक्ष उपाय में पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? चौथा। और प्रत्यक्ष उपाय जो होते हैं वो वास्तव में एक प्रकार से कोपिंग व्यवहार होता है। कैसा होता है? कोपिंग व्यवहार। इसका मतलब होता है कि मार्ग में आने वाली बाधाओं पर क्या कर देना? आक्रमण, और लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। ये एक फाइट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और इसके ठीक विपरीत फ्लाइट कौन दर्शाती है? रक्षा युक्तियां। बालक अपने मस्तिष्क में कुछ तर्क विकसित कर लेता है और उन तर्कों के माध्यम से वो कोशिश करता है कि मैं जो कुसमायोजन हुआ है वहां से कहां तक पहुंच जाऊं? समायोजन तक पहुंच जाऊं। और इन रक्षा युक्तियों में हमने पहली रक्षा युक्ति कौन सी देखी? दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, दिवास्वप्न का मतलब क्या होता है? आंखें खोलकर सपने देखना। दूसरा, आक्रामकता, सीधा सीधा गुस्सा उसी परिस्थिति पर उतारना। फिर एक था विस्थापन, क्या होता है? अरे लो, यदि लड़ाई हो गई हो पूरी तो इधर देख लो। वैसे ही वो तो शरीर में हल्की है, उसको मारेगी क्या? अब क्या करेगी बता? सीधा सीधा आक्रामक हो रही है। विस्थापन कर थोड़ा सा। विस्थापन मतलब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति पर गुस्सा उतारना। फिर तीसरा, तादात्मीकरण, मतलब अपने आप को किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जोड़ना, तादात्मीकरण। फिर दमन, दमन में क्या होता है? अचेतन मन में जबरदस्ती धकेल देना। और समन में क्या होता है? शांतिपूर्वक भेज देना। उसको धकेलना नहीं कहेंगे, फिर शांतिपूर्वक भेज देना कहेंगे। फिर क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है? दो बातें होती है, या तो जो कार्य पूरा नहीं होना उसको कृत्रिम ढंग से करता है, और या फिर एक क्षेत्र में नहीं है तो उसको दूसरे क्षेत्र में उसकी भरपाई करने का प्रयास करता है। फिर तीसरा, उदात्तीकरण। अच्छा, उदात्तीकरण को हम लोग क्या बोल रहे थे? शोधन या सब्लिमेशन। इसमें एक बालक का सामाजिक कृत्य होता है, असामाजिक कृत्य होता है, किसी घटना विशेष की वजह से वो क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। फिर इसके बाद प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, इसमें स्वभाव के विपरीत प्रतिक्रियाओं की रचना की जाती है। फिर प्रतिगमन, इसमें क्या होता है? भूतकाल में लौटना। इसका मतलब जो बालक कार्य छोड़ चुका है वो अपने बाल्यावस्था के काल कार्य वापस यदि दोहराता है तो वो प्रतिगमन। और एक क्या होता है?
पलायन, इसमें जिस परिस्थिति से समायोजन बिगड़ा है उस परिस्थिति से अपने आप को दूर कर लेना, भाग जाना। फिर सत्यता को नकारना, कुछ समय तक बालक उस सत्यता को अस्वीकार कर देता है ताकि उसका समायोजन बना रहे। फिर पश्चाताप, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, इसका अर्थ होता है फेंकना या थोपना, अपने दोष दूसरों पर निकालना। फिर युक्तिकरण, इसमें वो बहाने बनाता है ताकि बुद्धिमत्ता पूर्वक तर्क देता है ताकि उनके औचित्य को स्थापित किया जा सके, इसलिए इसे रेशनलाइजेशन या औचित्य स्थापन बोलते हैं। फिर इसके बाद समायोजन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। अच्छा, मनोवैज्ञानिक कारकों में मुझे ये बताओ, एक था फ्रस्ट्रेशन। क्या होता है फ्रस्ट्रेशन में? जब व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और यदि बाधाएं आ जाती है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। फिर दुश्चिंता, एंजाइटी, एंजाइटी होता है कि अचेतन मन से जो दुखद घटनाएं हैं वो वापस कहां लौटती है? चेतन में लौटती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न होती है? दुश्चिंता। फिर इसके बाद दबाव, स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस जब आवश्यकता से अधिक या बालक की क्षमताओं से अधिक या अनुचित मांग रख दी जाती है तब बालक दबाव महसूस करता है, और ये दबाव आगे की स्थिति में बढ़ता है तो क्योंकि वो कार्य कर नहीं पाता, और कार्य कर नहीं पाता है, असफल हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगी? टेंशन होगी, तनाव होगा। और तनाव को यदि वो झेल लेता है तो ठीक है, और यदि नहीं झेलता है तो मनोविक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है या पंखे से लटक जाता है। फिर इसके बाद कन्फ्लिक्ट, है ना, संघर्ष। किसी प्रतिस्पर्धात्मक जो लक्ष्य है उनमें से एक का चयन करते समय मस्तिष्क में संघर्ष उत्पन्न होता है। ये कई प्रकार का होता है। एक था अप्रोच, इसमें क्या था? दो धनात्मक लक्ष्य है और उनमें से एक को प्राप्त करना है। फिर एक था अप्रोच एविडेंस। अच्छा, इसमें जो लक्ष्य जितना आकर्षित कर रहा है ना, लक्ष्य एक ही होता है, वो उतना ही उसे भयभीत भी कर रहा होता है। फिर तीसरा था अवॉइडेंस, इसमें दोनों ही ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं, दोनों में से एक को लेना पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। और एक होता है मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस, इसका मतलब होता है दो से अधिक यदि प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य है उनमें से एक का चयन करना पड़ रहा है तो इस प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होता है। यही बात थी, बस इतनी सी बात पढ़ के गए थे, समझ में भी आराम से आ गई थी। आज पढ़ेंगे हम बाल विकास। आज क्या पढ़ेंगे? बाल विकास। तो हेडिंग लगाओ बाल विकास, बिना आवाज किए। जैसे कल पढ़ा था ना उसी तरीके से शांतिपूर्वक आज भी पढ़ना है ताकि बाल विकास समझ में आए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अरे ए मान जाओ रे, किसी को मैं पर्सनली कहूंगा तो फिर कहेंगे हमारा ईगो हर्ट हो गया है। शांतिपूर्वक विचार करो जो मैं लिख रहा हूं उस पर। फिर एक सवाल पूछने वाला हूं। चार ऑप्शंस लिखे ना मैंने, फेंकना नहीं है। पहले सवाल यह है कि निम्न में से बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सोच लें आराम से, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। क्या हो गया? सोच रहे हो क्या? मुझे तो नींद ले रहे हो, आते ही क्या भौंकनी कर दी। तैयार हैं आप? तुम सोच लेना जब तक मैं एक का जवाब दे देता हूं। सर आज न्यूज आई थी कि रीट प्री में सिलेबस बीएड में से आएगा, तो अब ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या? तो हम और क्या पढ़ रहे हैं? बीएड वाला सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस पढ़ रहे हैं क्योंकि बीएड में आपने पढ़ा नहीं इसलिए पढ़ रहे हैं। हाँ, तैयार है? बताओ तो ऑप्शन ए कितने लोग सहमत है? कहीं ना कहीं सहमत होना है एक जगह, है ना, कहीं ना कहीं। ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वेरी गुड।
क्या हो गया? जल्दी करो तो। बैग नहीं मिला क्या? बैग नहीं मिला? इनका बैग किसी ने लिया है क्या? किसी ने इनका बैग चुराया हो तो? नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। देखो देखिए किसी के पास बैग एक्स्ट्रा हो तो। है क्या? मिल गया? अच्छा, गलत ट्रैक पे आ गई थी गाड़ी। कोई बात नहीं है ना, अब इतना नहीं शर्माना है, अब कोई नहीं, बैग ही तो गायब हुआ है ना। इतनी चिंता तो महिला तब भी नहीं करती है जब उसका पति गायब हो जाता है। उसको पता है कि वापस आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तो बता दिया आपने जवाब। अच्छा, कितने लोगों ने बताया? दोबारा बताओ, देखिए, जन्म से किशोरावस्था किसी ने नहीं बताया। पहले तो किया था एक दो ने हाथ खड़ा। फिर ऑप्शन बी जन्म से वृद्धावस्था, किसी ने नहीं बताया। फिर ऑप्शन सी गर्भ धारण से किशोरावस्था, सबने बताया। कारण पूछूंगा मैं ना। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी में। अब देखो, ऑप्शन डी वालों को बता दूं, कभी भी बुढ़े को बालक नहीं कहा जाता है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाल विकास की कर रहा हूं। बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, फिर दूसरी बात, बालक का विकास कब से शुरू होता है? तो जन्म से नहीं, जन्म से पूर्व ही हो जाता है। इसका मतलब कब से होता है? पहली लाइन लिखो, है हेडिंग लिखा है बाल विकास, बस वही हेडिंग लिखनी है। फिर उसमें पहली लाइन लिखना शुरू करो। बाल विकास को चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें लिखो बाल विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत गर्भ धारण से बाल विकास के अंतर्गत गर्भ धारण से किशोरावस्था, किशोरावस्था ओब्लिक परिपक्व अवस्था, परिपक्वावस्था, परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तक का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति का नाम लिखो, बर्क। एक व्यक्ति का नाम लिखो, बर्क। इसमें लिखो लिखो बाल विकास, बाल विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत जन्म पूर्व से लेकर, के अंतर्गत जन्म पूर्व से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत जन्म पूर्व से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। फिर लिखो क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो लिखो। बाल विकास में, बाल विकास में, बाल विकास में गर्भ धारण से, गर्भ धारण से
किशोरावस्था के बाल विकास में गर्भ धारण से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। दोनों ही बातों का सेंस एक ही है ना। दोनों ही बातों का सेंसर इस सेंस के आधार पर ही हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, सही करते हैं कि गर्भ धारण से लेकर कहां तक किया जा सकता है, किशोरावस्था या फिर परिपक्व। ये परिपक्व अवस्था किसकी मानी गई है, जब वो बालक परिपक्व हो जाता है, इसका मतलब वो बालक नहीं रहता है, तब तक का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। देखना ध्यान से, इस बाल विकास का जो दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था, वैज्ञानिक अध्ययन किया था बाल विकास का दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन कौन सी सदी में, वेरी गुड, 18वीं सदी में किसने किया था, पेस्थोलॉजी ने किया था। किसने किया था, पेस्थोलॉजी ने किया था। पेस्थोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर किया था और उन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या नाम लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। कौन सी किताब लिखी है, बेबी बायोग्राफी। बताओ, बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया, पेस्थोलॉजी ने। कौन सी सदी में किया, 18वीं सदी में। कौन सी किताब लिखी, बेबी बायोग्राफी। इससे पहले भी कई लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन वास्तव में वो साइंटिफिक स्टडी नहीं थी। यदि कोई बाल विकास के मामले में या बालकों के मामले में साइंटिफिक स्टडी प्रस्तुत करता है ना, तो वो कौन है, पेस्थोलॉजी है। और इन्होंने किताब कौन सी लिख दी, बेबी बायोग्राफी। इसके बाद धीरे धीरे बालकों पर अध्ययन शुरू हुआ। ये मान लीजिए, ये बालकों पर अध्ययन करने की शुरुआत है। इससे पहले बालकों पर किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया था। आपकी बाल विकास थी नहीं, आपका जो बाल विकास था वो था ही नहीं। मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता था, लेकिन बालकों का अध्ययन नहीं होता था। तो बालकों का विकास, बालकों का अध्ययन करना यहीं से शुरू हुआ है। वास्तव में इस बालकों के अध्ययन को एक आंदोलन के रूप में लेने वाला या आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत करने वाला, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बाल अध्ययन आंदोलन। क्या बोला जाता है, बाल अध्ययन आंदोलन। यह आंदोलन कोई वो खून खराबा करने वाला नहीं है। आंदोलन का मतलब होता है कोई भी कार्य बहुत तेज गति से हो। आंदोलन का मतलब यही होता है। तो एक आंदोलन के रूप में शुरू हो गया था बालकों का अध्ययन करना। और ये बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत थी, वो शुरुआत हुई थी कौन सी सदी में, 19वीं सदी में। किस सदी में होती है, 19वीं सदी में। और कहां से होती है, अमेरिका से होती है। वेरी गुड, कहां से होती है, अमेरिका से। किसने की थी, स्टैनली हॉल ने। वेरी गुड। स्टैनली हॉल जो था ना, अमेरिका का निवासी, इस स्टैनली हॉल ने इस बालकों पर ये मान लीजिए कि अध्ययन की शुरुआत कर दी है, आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये स्टैनली हॉल ने सर्वाधिक अध्ययन किया था इस पर, बालकों के अध्ययन, बालकों के विकास पर। तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में कहां से होती है, अमेरिका से। कौन करता है, स्टैनली हॉल करता है। इसके बाद तो ये एक प्रकार से आंदोलन के रूप में बालकों पर अध्ययन होना शुरू हो गया था। भारत में भी इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में इस बालकों के अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 के बाद। कब होती है, 1930। इसका मतलब कौन सी सदी, 20वीं सदी। कौन सी सदी है, 20वीं। अब आप सोच कर देख सकते हैं 20वीं सदी में मनोविज्ञान के मामले में अपना कोई योगदान नहीं है, फिर भी हम लोग यदि बालकों के अध्ययन पर आंदोलन के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, एक बहुत बड़े स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो दुनिया तो अध्ययन कर ही रही थी, ये तो निश्चित सी बात थी। इसलिए 20वीं सदी को एक व्यक्ति था जिनका नाम था क्रो एंड क्रो, और क्रो एंड क्रो ने इस 20वीं सदी को बताया था कि ये बालकों की सदी है। किसकी सदी है, बालकों की सदी। अच्छा, बालकों की सदी का मतलब ये नहीं है कि भाई बालकों, इसमें बालक ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बालक ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के पैदा हो रहे हैं, ढंग की बुद्धि के पैदा हो रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह था कि इसमें बालकों पर अध्ययन सर्वाधिक हुआ। यदि आज तक पीछे के इतिहास देखें तो 20वीं सदी में बालकों के व्यवहार कर या बालकों पर सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। क्योंकि अभी 21वीं सदी तो शुरुआत हुई है, आपको पता है 21वीं सदी तो अभी शुरू हुई है, तो उसके बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन 20वीं सदी में सर्वाधिक अध्ययन किस पर हुआ है, बालकों पर हुआ है। इसलिए इसको बाल अध्ययन आंदोलन कहते हैं। अच्छा, ये जो स्टैनली हॉल महोदय था, इन्होंने बालकों का अध्ययन करने के लिए, आपको यह ध्यान रखना है, इन्होंने बालकों का अध्ययन करने के लिए कई संस्थाओं की भी स्थापना की थी। जैसे इन्होंने स्थापना की थी चाइल्ड
स्टडी सोसाइटी, किसकी स्थापना की है? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। और इन्होंने एक और संस्था की स्थापना की थी जिसने बालकों पर सर्वाधिक अध्ययन भी किया है, उसका नाम था चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किसकी स्थापना की है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना की। और इन संस्थाओं ने इन समितियों ने बहुत अच्छी तरीके से बालकों पर अध्ययन किया था। और किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बाल अध्ययन आंदोलन में निभाई थी। तो बालकों पर अध्ययन हुआ तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रकार के बालक भी सामने आए। जब अलग अलग प्रकार के आए तो उनमें एक अपराधी बालक भी सामने आया, बाल अपराधी बालक भी सामने आया। बाल अपराधी जो बालक है, इस बाल अपराधी बालक पर भी अध्ययन किया गया। फिर कहा गया कि बाल अपराधी बालक को जेल में नहीं रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए? बाल सुधार गृह। तो बाल सुधार गृह क्या होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इन मनोवैज्ञानिकों ने दिया। और दुनिया में पहला बाल सुधार गृह कब स्थापित हुआ था? 1887 में। कहां पर स्थापित किया गया था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। ध्यान रह जाएगा। तो ये दो एक लाइनें लिखो देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बालकों पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, बालकों पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन बालकों पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 18वीं सदी में 18वीं सदी में पेस्थोलॉजी ने 18वीं सदी में सर्वप्रथम क्या लिखा है? बालकों पर अध्ययन, सर्वप्रथम बालकों पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 18वीं सदी में पेस्थोलॉजी ने अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बालकों पर सर्वाधिक अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया। बालकों पर सर्वाधिक अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया। बालकों पर सर्वाधिक अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया। सर्वाधिक अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन्होंने 19वीं सदी में इन्होंने 19वीं सदी में इन्होंने 19वीं सदी में अमेरिका से 19वीं सदी में अमेरिका से बाल अध्ययन आंदोलन की भी शुरुआत की। 19वीं सदी में अमेरिका से बाल अध्ययन आंदोलन की भी शुरुआत की। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके लिए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी
एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की, जैसी संस्थाओं की स्थापना की। जैसी संस्थाओं की स्थापना की। नेक्स्ट लाइन में लिखो, भारत में इस आंदोलन की शुरुआत, भारत में इस आंदोलन की शुरुआत भारत में इस आंदोलन की शुरुआत 1930 के बाद से हुई। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत 1930 के बाद से हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 1930 के बाद से हुई। लिखो, विश्व में क्या किसने की? मैंने की। है मेडेनिक? किसी ने नहीं की थी, सब ने की थी। अरे हाँ हाँ, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हें दिक्कत कहाँ हुई है? तुम्हें यह लगा कि वो भारत में बाल आंदोलन के जनक या प्रणेता होंगे। एक कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। अरे ये तो मैंने लिखवा दिया, लाइन डाल दी, बाकी इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये तो क्योंकि नहीं डाले तो हम भारतीय हैं भाई, हम भारतीय हैं, अपना इतना तो फर्ज बनता है ना। बाकी आप जानते हो भारत में मनोविज्ञान कितना विकसित हुआ है? दुनिया में हो सकता है, दुनिया में स्टैनली हॉल ने किया जा सकता है। यदि एक बात बताओ मुझे, यदि उसने भारत में इतने प्रणेता रहे हैं तो क्या उसका एक भी कोटेशन इसके आगे आता है क्या? है? अरे कोई भी है, ताराबाई है, लेकिन मैं कह रहा हूं उनका कोई योगदान इस मनोविज्ञान में नहीं है। कोई योगदान मनोविज्ञान में नहीं। लाइन को बोले वापस काट लेना आप। अरे ये सही कह रहे हैं कि ताराबाई कोटेक थे, उन्होंने शुरुआत कर दी थी इसकी, लेकिन वो तो हमने निकाला है ना, कैसे न कैसे करके। जैसे मान लो ब्रिटेन में अभी कोई प्रधानमंत्री बने तो हम नहीं निकालते हैं क्या कि यार मूलतः कहां का था? भारतीय था। मूलतः कहां का था? भारतीय। बोले कैसे भारतीय कैसे था? बोले वो 15 पीढ़ी पहले इसके परिवार कहां से गए हुए थे? भारत से गए थे। फिर बोले नहीं यार ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा भी नहीं निकले तो हम ये कहते हैं कि जब भारत पर ब्रिटेन का राज था ना, उस समय एक बार इसके बुआजी यहां घूमने के लिए आए थे, तो भी हम लोग संपर्क निकाल लेते हैं। ये तो क्या है कि हमने कोशिश की, कुछ नहीं है इसमें। कमलाबाई है, कोई नहीं है, एक विशेष व्यक्ति नहीं है, मतलब जिसको ये कहा जा सके कि भाई हाँ नहीं नहीं इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। खुद को ही मान लो, तुम तो जहां नहीं आए ना वहां मुझे मान लेना। ऑप्शन में नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं होगा, इस प्रकार का सवाल ही नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं है। लिखो रे, ऑप्शन ई पड़ा है ना, अनुत्तरित पर्सन। चलो शांति से सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आलतू फालतू की चीजें याद नहीं करनी है, क्योंकि यदि मैं ताराबाई लिखा के जाऊंगा तो मामला फिक्स हो जाएगा। फिर हर टीचर को, फिर हर आप को हमेशा वो ताराबाई को याद रखना पड़ेगा। फिर कोई कमलाबाई दे जाएगा, दूसरा ये कहेगा कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कमलाबाई ने कर दी। अब मान लो ये भी लिखा गया तो क्या होगा उस बात से? हाँ मैं लिखवाता, यदि ताराबाई का एक भी और कोई काम होता ना आगे मनोविज्ञान में, सिंगल भी योगदान होता,
तो लिखवाते हम लोग। जैसे इस स्टैनली हॉल ने किया, तो हम स्टैनली हॉल को इतना पढ़ेंगे बाल विकास में, क्योंकि वास्तव में इसने कुछ काम किया था। लिखो क्या लिखा है, विश्व में प्रथम, मैंने नोट्स वालों को कहा रहा इतनी बातें मत लिखो इसमें, बोले नहीं नहीं लिखेंगे सर, बच्चों को विस्तृत पढ़ना है। क्या लिखा है, विश्व में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना, विश्व में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना, विश्व में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 1887 में, 1887 में न्यूयॉर्क में की गई। ये न्यूयॉर्क कहां है, वेरी गुड, न्यूयॉर्क में की गई, न्यूयॉर्क में की गई। हो गया। फिर एक लाइन में और लिख लो, 20वीं सदी को क्रो एंड क्रो ने, 20वीं सदी को क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने बालकों की शताब्दी का है, बालकों की शताब्दी का है, बालकों की शताब्दी का है। क्लियर। तो क्लियर हो गया, तो फिर लिखो, क्या लिखेंगे अब, विकास के नियम, बाल विकास के अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, नियम। खड़ी होके वहां से बंद कर दे या कम कर दे इसको। देखो बाल विकास के नियम। अच्छा, नियम का मतलब जो सब पर समान रूप से लागू है। इसका मतलब अब हम ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, सब पर समान रूप से लागू है। नियम पढ़ने वाले हैं, सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं। बाल विकास के सिद्धांत तो आगे पढ़ेंगे, अभी तक हम केवल क्या पढ़ने जा रहे हैं, बाल विकास के नियम। और ऐसे आपको 5-7 नियम देखने पड़ेंगे जो सब पर समान रूप से लागू हो। तो सबसे पहले लिखो समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम क्या कहता है हमें ये नियम, बताओ। हाँ, समान प्रतिमान का नियम ये कहता है कि मॉडल सेम होगा, मॉडल चेंज नहीं होगा, मॉडल सेम होगा। जैसे पूर्वजों का था, जिस प्रकार से उसके पूर्वजों का मॉडल रहा है ना, वही मॉडल आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कोई अंतर आ जाए, वो अलग बात है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे अगले नियम में। लेकिन मॉडल क्या होगा, समान। मनुष्य के कौन पैदा होगा, मनुष्य। मछली के कौन, बंदर के कौन, कुत्ते के कौन। क्या आपने कभी सुना है कि मनुष्य के कुत्ता पैदा हो गया, ऐसा सुना है क्या? मनुष्य के कभी बंदर पैदा हो गया, सुना है? सुना है, ये मुझे पता था सुनेंगे। वो एक मैं बैच को पढ़ा था, एक करौली की महिला थी, उसने कहा सर नियम नहीं है, सिद्धांत है। मैंने कहा कैसे? बोले सब पर लागू नहीं होता है। मैंने कहा कैसे लागू नहीं होता है? बोले मेरी नानी की एक बंदरिया पैदा हुई थी। मैंने कहा यार विज्ञान तो नहीं मानती है इस बात को, विज्ञान तो नहीं मानती है। अच्छा, आपको पता है ऐसा क्यों है? आपको पता है कि ऐसा क्यों है? पूर्वजों ने जो भी काम किया है ना, अपने बुजुर्गों ने, वो वास्तव में बहुत सोच समझ के किया है। मान लो जिस महिला के कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो, किसी कारणवश वो बच्चा ऑन द स्पॉट, मतलब डिलीवरी के टाइम ही एक्सपायर हो जाए, तो उस महिला को इस बात का पता नहीं लगे, इस बात का दुख नहीं हो, इस बात का दुख नहीं हो, इसलिए उस बच्चे को तो चुपके से ले जाकर दफना दिया जाता है। और उस महिला को यह कहा जाता है कि बच्चा नहीं था, मनुष्य नहीं था, उसको हम ले गए और उसको कहीं छोड़ के आ गए, क्योंकि वो क्या था, बंदर था।
और ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, उसको लगता है कि यार हाँ यही इसका लॉजिक यही है और इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार वास्तव में हुआ होगा ऐसा। ऐसी हम कहावतें सुनते हैं ना, वो इसीलिए सुना करते हैं ताकि उसको दुख नहीं हो इस बात का कि भाई मेरे संतान या मेरा बच्चा नहीं रहा है। उसको लगता है कि हाँ यार बंदर ही तो रहने दे यार। ये एक लॉजिक भी होता है इसके पीछे। बाकी और किसी भी कंडीशंस में एक मॉडल के दूसरा मॉडल उत्पन्न नहीं हो सकता है। समान प्रतिमान के नियम में लिखो सभी प्राणी, हाँ फिर उसको कहते हैं कि ये भगवान की देन थी। किसकी देन थी? भगवान की देन थी। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, डबल दुख हो जाएगा उसे। लिखो सभी प्राणी। ये तो क्या है कि आजकल की महिलाएं इतनी समझदार हुई है, तो पहले वाली नहीं थी ना। प्राचीन काल में इतनी समझदार नहीं हुआ करती थी, इसलिए उनको इतना ज्यादा दुख नहीं होता था। जय हो। सभी प्राणी अपने पूर्वजों के समान, सभी प्राणी अपने पूर्वजों के समान, सभी प्राणी अपने पूर्वजों के समान प्रतिमान के नियम का, पूर्वजों के समान प्रतिमान के नियम का पालन करते हैं। जैसे 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 मनुष्य का बच्चा मनुष्य, जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। अगला लिखो सतत या निरंतर विकास का नियम। सतत या निरंतर विकास का नियम क्या कहता है? ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, विकास रुकता नहीं है। लिखो सतत या निरंतर विकास का नियम। इसमें लिखो इस नियम के अनुसार यार ये कहां पूछ लिया रे? हैं? पूछा है ना? देखो ये सवाल आया है कि तुम सोचना खुद। अब क्या बताऊं मैं, बताओ, तुम तो बकवास बकवास में रहते हो। सुनो तो सही यार, एक सवाल आया है आपके लिए ना। अपने आप को ये समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूं। अपने आप को यह समझना कि मैं पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूं किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? इस प्रकार की भाग्य किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? नंबर 1 ऑप्शन है सामाजिक तुलना। सामाजिक तुलना, इस प्रकार का तो कोई मैटर ही नहीं है अपने सामने, ये तो अपने को कंफ्यूज करने के लिए देता है। एक ऑप्शन है इसमें क्षतिपूर्ति।
कंपेंसेशन नहीं है। एक इसमें है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। एक ऑप्शन है प्रत्यावर्तन। अब प्रत्यावर्तन को अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ था? अंग्रेजी में कुछ तो था, अपने नहीं लिखा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं सवाल वाले को पूछ रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि यार पेपर में तो था ना। हाँ तो यार पीवाईक्यू की बुक है तो उसमें आप ये प्रत्यावर्तन को इंग्लिश में देखना पड़ेगा ना। इसको प्रत्यावर्तन, प्रतिगमन नहीं होता है। अच्छा एक तो होता है रिग्रेशन, रिग्रेशन तो प्रत्यावर्तन नहीं बोल सकता है। एक होता है, नहीं यार फिर प्रत्यावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? हाँ हाँ वो तो प्रतिगमन होता है। विस्थापन नहीं है, विस्थापन नहीं है। अब की बार वाले पेपरों में आया, 20 में आया है। तो यार मैं आपको नहीं मिलता तो मैं ढूंढता हूं इसका इंग्लिश वर्जन, तो मेरे पास है। हैं? नहीं नहीं ये विचारों का ना अपने दिमाग लगा ही नहीं सकते जब तक इसका इंग्लिश वर्जन नहीं देख पाएंगे कि भाई वो कौन सी रक्षा युक्ति की बात कर रहा है। प्रत्यागमन इसने, प्रत्यावर्तन इसने किसको कहा है? रिवर्सल नहीं यार। कन्वर्जन, कन्वर्जन हो सकता है। हैं? अरे एक रक्षा युक्तियां हजारों है तो एक थोड़ी है। रक्षा युक्तियां एक दो थोड़ी होती है। कन्वर्जन जैसा ही लग रहा है ना। क्या मान रहे हैं? अपने आप को यह समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूं। दोष दूसरों पर थोपना, देखूंगा मैं इसको ना, इस पर करते हैं रिसर्च। प्रक्षेपण दे रखा है इसमें। हाँ 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 तो आंसर है, लेकिन क्यों है ऐसा? क्यों है? या तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कोई ऊपर नीचे हुई है लिखने में। हाँ सतत या निरंतर विकास का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस नियम के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस नियम के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः यह जीवन पर्यंत चलता है। तो ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तीसरा लिखो। विकास की गति का नियम, विकास की गति का नियम क्या कहता है हमें? ये विकास की गति का नियम, विकास वो तो विकास की वो अवस्थाओं वाला हो गया। विकास की गति का नियम, स्पीड, यह कहता है कि विकास प्रत्येक बालक का अपनी अलग अलग गति से होता है। विकास की गति अपनी अपनी अलग होती है। विकास की गति अपनी अपनी अलग होती है। जैसे मान लो कोई बालक है, वो बालक, एक बालक ये जो शेषवावस्था में, एक बालक ये,
दोनों का विकास अपनी 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 गति से चलता है। जैसे उनकी गति होती है ना, स्पीड, ये नहीं है कि विकास चलता नहीं है, चल रहा है, लेकिन कोई में विकास बहुत जल्दी हो जाता है और किसी में विकास थोड़ा धीरे होता है। तो विकास की अपनी अपनी क्या होती है, गति होती है। लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक बालक की विकास करने की गति प्रत्येक बालक की विकास करने की गति भिन्न होती है। विकास करने की गति भिन्न होती है। इसी प्रकार से एक नियम ले तो हम लोग, विकास की क्रमबद्धता का नियम, विकास की क्रमबद्धता का नियम, विकास की क्रमबद्धता का नियम, ये क्या कहता है? ये कहता है कि चाहे भले है ना गति कितनी भिन्न भिन्न हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, विकास की जो अवस्थाएं होगी ना उनकी क्रमबद्धता एक समान होगी। बालक में पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। बालक का विकास एक ही क्रम से होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बालक में तो पहले किशोरावस्था आ गई फिर शैशवावस्था आ रही है, इस प्रकार से नहीं हो सकता। ये एक नियम है। क्या है? नियम। लिखो, इसके अनुसार, इसके अनुसार बालक में विकास की अवस्थाओं, बालक में विकास की अवस्थाओं, बालक में विकास की अवस्थाओं का क्रम एक समान होता है। बालक में विकास की अवस्थाओं का क्रम एक समान होता है। विकास की अवस्थाओं का क्रम एक समान होता है। जैसे जैसे शैशवावस्था के बाद, जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था। अगला, सामान्य से विशिष्ट का नियम, सामान्य से विशिष्ट का नियम, सामान्य से विशिष्ट का नियम क्या कहता है ये हमें? ये कहता है कि बालक में पहले सामान्य अंगों का विकास होता है और उसके बाद में विशिष्ट अंगों का विकास होता है। पहले कौन से अंगों का? सामान्य अंगों का, और फिर विशिष्ट अंगों का। फिर यह साथ ये भी कहता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। सामान्य अंग कौन से? जैसे मान लो उसके सर का विकास, उसके धड़ का विकास, उसके पांवों का विकास, और फिर उसके बाद में उसके हाथों का, भुजाओं का, फिर उसकी अंगुलियों का विकास। इसका मतलब ये तो सामान्य है और ये कौन सा है? विशिष्ट अंग। पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है। सामान्य क्रियाओं का मतलब जैसे मान लो लुढ़कना, करवट बदलना, बैठना, चलना, रेंग कर चलना, ये सामान्य कार्य है उसके। लेकिन उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का, जैसे दौड़ना, ये उसके लिए क्या बन जाएगी? विशिष्ट क्रिया बन जाएगी। तो सामान्य से किसकी ओर होता है? विशिष्ट की ओर। हमेशा पहले सामान्य से क्या होगा? विशिष्ट की ओर चलेगा। लिखो, इसके अनुसार बालक में पहले सामान्य अंगों का विकास होता है,
इसके अनुसार बालक में पहले सामान्य अंगों का विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। उसके बाद विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है, जैसे जैसे सिर, धड़, सिर, धड़, के विकास के बाद हाथ, पांव एवं अंगुलियों का विकास। हाथ, पांव एवं अंगुलियों का विकास। नेक्स्ट लाइन में लिखो, साथ ही मतलब अंगों के साथ की बात कर रहे हैं ना। साथ ही बालक पहले विशिष्ट क्रियाएं करता है। बालक पहले विशिष्ट क्रियाएं करता है, सॉरी, हाँ, साथ ही बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है एवं उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करने सीखता है। एवं उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है, जैसे सीखता है, जैसे जैसे क्रमशः, ऐसे क्रमशः लिखना ना, जैसे क्रमशः करवट बदलना, क्रमशः करवट बदलना, बैठना, करवट बदलना, बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, मतलब रेंगना ना, घुटनों के बल चलना, फिर कोमा लगा के लिखो खड़ा होना, खड़ा होना, फिर लिखो चलना, फिर लिखो दौड़ना, दौड़ना। समझ रहे हैं ना। बालक सबसे पहले तो क्या करेगा, करवट बदलेगा, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वो घुटनों के बल चलेगा, फिर वो खड़ा रहना सीखेगा, और खड़ा रहना सीखने के बाद चलना सीखेगा, और चलना सीखने के बाद वो बालक दौड़ना सीखेगा। क्लियर। तो ये एक सामान्य से विशिष्ट का नियम कहता है कि पहले सामान्य अंगों का विकास होगा और सामान्य क्रियाएं करेगा, फिर विशिष्ट अंगों का विकास होगा और विशिष्ट क्रियाएं करेगा। और बताओ देखिए। अच्छा, विकास की दिशा का नियम, विकास की दिशा का नियम है क्या? विकास की दिशा का नियम क्या कहता है? सिपेलोकोडल, प्रोक्सिमो डिस्टल, है ना। दो ही तो होते हैं ना, दो ही बातें होती। देखो ध्यान से एक बार देखना ना। देखो जो दिशा का नियम है ना, वो ये कहता है कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास एक
निश्चित दिशा में होता है। और इस निश्चित दिशा के लिए दो प्रकार के नियम काम कर रहे हैं। एक तो है मस्तकादोमुखी, अरे हिंदी नहीं सुधारनी है, हिंदी पूछेगा ही नहीं है ना, मस्तकादोमुखी। और दूसरा निकटा दूराभी, निकटा दूराभी। अच्छा मस्त छोरो मान जाओ रे, क्या हो रहा है रे तुम्हारे, क्यों आवाज कर रहे हो तुम आगे आगे वाले। मस्तकादोमुखी को क्या बोलते हैं? सिफेलो कोडल। क्या बोलते हैं? सिफेलो कोडल। और निकटा दूराभी को क्या बोलते हैं? प्रोक्सी मोडिस्टल। अच्छा वैसे ये दोनों अलग अलग शब्द है ना, जैसे ये है ना सिफेलो कोडल, वैसे ये प्रोक्सीमो और डिस्टल। प्रोक्सीमो अलग है और डिस्टल अलग है। सिफेलो का मतलब होता है सिर और कोडल का मतलब होता है पैर। और कोडल वास्तव में होती है पूंछ, सिर से पूंछ की ओर होना चाहिए, है ना। और प्रोक्सीमो का मतलब होता है निकट, मतलब केंद्र। और डिस्टल का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस, परिधि, है ना। देखो वास्तव में ये मस्तकादोमुखी जो नियम है ना, सिफेलोकोडल है। ये हमें कहता है कि बालक का विकास जो होता है ना, वो कहां से होता है? सिर से पैर की ओर होता है। कहां से होता है? सिर से पैर की ओर होता है। साइंस में काम लेते हैं ऐसे नियम। सिर से किसकी ओर होता है? पैर की ओर होता है। इसका मतलब है पहले बालक का क्या बनेगा? सिर बनेगा, उसके बाद धड़ बनेगा, और धड़ बनने के बाद उसके पैर बनेंगे, इनका निर्माण होगा। यह क्रम हमेशा ऐसे ही चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि जिस बालक के पहले पांव बने हो, उसके बाद धड़ बन रही हो, फिर उसका सिर बन रहा हो, ये नहीं। अच्छा वो पैदा होता है ना, उस समय हो सकता है कोई बालक पैदा होने का जो तरीका होता है ना उसका, वो अलग हो, वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का बालक होता है ना, अलग ही कुचमादी प्रवृत्ति का जो बालक होता है, वो सिर से पैर की ओर, जो मस्तकादोमुखी हुआ है सिफेलोकोडल, इसी तरीके से पैदा नहीं होकर पैर से सिर की ओर पैदा हो जाता है, वो एक अलग बात होती है ना। देखिए निकटा दूराभी होता है ना, प्रोक्सीमोडिस्टल, ये वास्तव में क्या होता है? ये निकट से किसकी ओर होता है? निकट से दूर की ओर। अच्छा या निकट को मैं कह सकता हूं केंद्र से परिधि की ओर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं ना अंदर से बाहर की ओर, यही तो हो सकता है। या तो निकट से दूर की ओर, या केंद्र से परिधि की ओर, और या फिर अंदर से बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बालक में सबसे पहले जो बीच में रीढ़ की हड्डी है ना, उसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रीढ़ की हड्डी। उसके बाद रीढ़ की हड्डी जो केंद्र ही केंद्र में ना, उसके चारों ओर चीजें विकसित होती है, उसके चारों ओर। इसका मतलब ये धड़ बन रही है, और उसके बाद उसके ये हाथ बनते हैं, ये भुजाएं बनती है, उसके बाद उसकी हथेलियां बनती है, और फिर उसकी क्या बनती है? अंगुलियां बनती है। तो उसका जो विकास होगा ना, वो विकास पहले केंद्र में, और उसके बाद केंद्र से किसकी ओर बढ़ेगा? बाहर की ओर बढ़ेगा। और यदि मस्तकादोमुखी लें, इस नियम को लें सिफेलोकोडल को, तो पहले सिर, फिर धड़, और उसके बाद में पैरों का विकास होता है। ध्यान रह जाएगा, यह विशेष ध्यान रखना है। इसमें दो ही प्रकार के नियम है अपने, एक तो सिफेलोकोडल और एक प्रोक्सीमोडिस्टल। लिखो तो विकास का क्या लिखा है? विकास की दिशा का नियम है ना। लिखो बालक के विकास की एक निश्चित दिशा होती है। बालक के विकास की एक निश्चित दिशा होती है। बालक के विकास की एक निश्चित दिशा होती है। बालक के विकास की एक निश्चित दिशा होती है। तो सबसे पहले तो लिख लो ये मस्तकादोमुखी। इसी नियम में दो बातें लिखेंगे हम, है ना। एक तो लिख लो मस्तकादोमुखी,
इसको कोष्टक में लिख लेना, सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल। लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बालक का विकास, इस नियम के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस नियम के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ध्यान रह जाएगा। दूसरा लिखो, निकटा दूराभी। और ये होता है प्रोक्सीमोडिस्टल, है ना, प्रोक्सीमोडिस्टल। इसमें लिखो, इसके अनुसार, इसके अनुसार बालक का विकास, इसके अनुसार बालक का विकास अनुसार बालक का विकास निकट से दूर, निकट से दूर, ऑब्लिक लगा के लिखो, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। फिर ऑब्लिक लगा के लिखो, अंदर से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर की ओर होता है। एक नियम और लिखो, ये तो हो गया ना, अंदर से बाहर की ओर होता है। एकीकरण का नियम, इंटीग्रेशन, एकीकरण का नियम बताओ, देखिए क्या बोलता है। भारत का एकीकरण या राजस्थान का? है शरीर का एकीकरण कैसे? ये नियम ये कहता है, अच्छा इससे पहले हमने एक सामान्य से विशिष्ट का नियम देखा है ना, वो ये कहता है कि पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद, वो तो इतना ही कहता है। ये नियम कहता है कि बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है। क्या करता है? सामान्य क्रियाएं, फिर उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। इसका मतलब यहां तक तो दोनों में कोई समस्या नहीं है, यहां तक तो दोनों सेम है, वो सामान्य से विशिष्ट आ रही है, एकीकरण है। लेकिन ये कह रहा है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं सीखता है, और फिर अंत में उन दोनों को एक साथ करने लग जाता है। अंत में उन दोनों को एक साथ करने लग जाता है, इसे कहते हैं एकीकरण। मतलब यह है कि जैसे बालक पहले अपने हाथ को हिलाना सीखता है, हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद में वो हथेली का प्रयोग करना सीखता है, फिर उसके बाद में वो अंगुलियों से कुछ पकड़ना या अंगुलियों से क्रिया करना सीखता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब बालक अपने हाथ को और अंगुलियों से दोनों कार्य एक साथ करता जा रहा है। ये होता है क्या? एकीकरण। ध्यान रखिए, ये आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट से थोड़ा सा क्या होता है? आगे बढ़ता है। लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार बालक के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं एवं उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। और अंत में पहले सामान्य क्रियाएं एवं उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है और अंत में सामान्य और विशिष्ट क्रियाओं को एक साथ करने लग जाता है। एक साथ करने लग जाता है। विशिष्ट क्रियाओं को एक साथ करने लग जाता है। अर्थात उन क्रियाओं का एकीकरण कर लेता है। अर्थात उन क्रियाओं का एकीकरण कर लेता है। अर्थात उन क्रियाओं का एकीकरण कर लेता है। एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था, एक लिख के भेजा था, मैंने कहा ये बाल विकास में पढ़ेंगे हम। आपने लिखा था क्या सवाल था? सवाल ये था, मैं बता देता हूं कि एक बालक पहले पेन को पकड़ना सीखता है, उसके बाद अंगुलियों से लिखना सीखता है। ऐसा इसी प्रकार कुछ सवाल था। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले वो हाथ हिला रहा है, उसके बाद अंगुलियों का प्रयोग कर रहा है, फिर उसके बाद हाथ भी हिला रहा है और लिख भी रहा है। इसका मतलब उसने क्रियाओं का क्या कर लिया है? एकीकरण कर लिया है। पहले पेन को पकड़ना सीखता है, उसके बाद पेन से लिखना सीखता है। धीरे धीरे सीख रहा होता है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब इनको दोनों को क्या कर लेता है? वो एक साथ कर लेता है। लिखो, जैसे 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 पहले हाथ पर नियंत्रण करता है, पहले हाथ पर नियंत्रण करता है, उसके बाद हथेली, उसके बाद हथेली एवं अंगुलियों पर नियंत्रण करता है। हथेली एवं अंगुलियों पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। और अंत में मर जाता है? नहीं। और अंत में इन क्रियाओं को एक साथ करने लग जाता है। अंत में इन क्रियाओं को, मतलब जो नियंत्रण वाली क्रिया है ना, अंत में इन क्रियाओं को एक साथ करने लग जाता है। हो गया? एक और लिखो ना। कौन सा? किसका? परस्पर संबंधिता? अच्छा, वो वर्तुलाकार का नियम लिख लो। वर्तुलाकार का नियम, वर्तुलाकार का नियम। अच्छा, क्या कहते हैं? देखो सुनिए, यह नियम कहते हैं कि बालक का विकास कैसे होता है? वर्तुलाकार तरीके से होता है। वर्तुलाकार को बोलते हैं स्पाइरल। क्या बोलते हैं?
स्पाइरल डेवलपमेंट होता है। कैसे? ऐसे ये हाँ, तो ये ऐसे नहीं है क्या? प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है? नहीं, ये रेखीय विकास है। ये कैसा है? रेखीय विकास है। ऐसे नहीं होता है, इस तरह से होता है। ये केवल और केवल वर्टिकल है। ये कौन सा है? वर्टिकल। और इसमें वर्टिकल भी सम्मिलित है और हॉरिजेंटल भी सम्मिलित है। इसमें वर्टिकल भी है और साथ में क्या है? हॉरिजेंटल भी है। इसका मतलब बालक जो विकास करता है ना, वो किसी एक दिशा में नहीं करता है, वो चारों दिशाओं में करता जाता है। इसका मतलब उसकी लंबाई भी ग्रोथ कर रही है तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो किसी भी अंग का या किसी भी शरीर का या बालक का विकास होगा ना, तो वह निश्चित सी बात है कि वो किस प्रकार का होगा? वर्तुलाकार प्रकार का होगा। इसको बोलते हैं वर्तुलाकार। वर्तुलाकार में लंबवत और हॉरिजेंटल, ये जो आपका होता है ना वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लिखो, इस नियम के अनुसार, वर्तुलाकार में लिखो, इस नियम के अनुसार बालक का लंबवत एवं क्षैतिजीय विकास, बालक का लंबवत मतलब वर्टिकल, बालक का लंबवत एवं क्षैतिजीय विकास बालक का लंबवत एवं क्षैतिजीय विकास साथ साथ होता है। साथ साथ होता है। छोटा सा ये निशान बना लेंगे ना इस प्रकार का, तो हमें ध्यान रहेगा कि वर्तुलाकार ये होता है। हैं? यही बनाना है। तो कौन सा होता है विकास? कौन सा होता है वो बना लो। वर्तुलाकार कौन सा होता है? क्या मिल गया रे? हैं? अच्छा, पता नहीं क्या कौन सा बनाना है? ये बना लो। ये नहीं बनाओगे? ये बनाओ। हैं? देखो रे क्या हो गया इनको। करो करो, अथाह करो, खूब करो। एक काम करो, फिर तुम लिखना शुरू करो। तो बोलना शुरू करोगे? अरे थोड़ी देर रुक जाओ यार। हैं? थोड़ी बातें करूं मैं। आप बताओ कैसे हो आप लोग? अब मुझे भी पूछो, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूं। दूसरी अगली बात हैं, और सुनाऊं? क्या चल रहा है अभी वर्तमान में? तो दुनिया रंगीन चल रही है। हैं? अभी तो दुनिया बिल्कुल रंगीन चल रही है, कलर ही कलर चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है। हैं? और सुनाऊं? सर्दी कैसी है? सर्दी सर्दी जैसी है। क्या बोल रहे हैं? जोर से। हैं? मैडम कैसी है? अभी थोड़े दिनों पहले तेरे दादा गए थे। कौन गए थे? दादी।
तो दादी तो गए 15-20 दिन नहीं हुए, तुझे इतनी बातें आ रही है, बता क्या कहेंगे जमाने वाले? जमाने वाले क्या कहेंगे बता? हाँ मैडम ठीक है, मैडम ठीक है। हाँ और बता। हैं? वो छोटे से बड़ा हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। और वाह, बस थक गए। कौन सा विकास हो रहा है? अभी बाल्यावस्था में चल रहा है। और हैं? आगे बढ़ाऊं? नहीं नहीं, एक ही बहुत है। अच्छा आगे बढ़ाऊं? अच्छा हैं? ऑनलाइन वाले भी आगे फॉर्म में बोले टावर टिंगर कैसे हैं? टावर टिंगर ठीक है भाई, कह रहे हैं एक बार फिर रिवाइज कर दो। नहीं करूंगा। हाँ। वैसे हो गई तुम्हारी बातें? अभी और होनी है? चलो तो फिर कहो, आगे की बात कहो। हैं? देणो दापो भे गाय है? वो 3-4 एक तो भैं होगी, 3-4 एक गाय होगी बस। हैं? गुआड़ी? गुआड़ी? हाँ हाँ, उसमें से आधी से ज्यादा है। हैं? क्या करता है? गोबर कौन डालता है? अपने समाज में कौन डालता है गोबर? अपने समाज में किसको ठेका दे रखा है ये? हैं? क्या गोबर कौन डालते हैं? महिलाएं डालती है, हमारे भी महिलाएं हैं। हाँ अरे मतलब मैं अकेला थोड़ी हूं, तो हमारे का मतलब घर में और भी बहुत सारे लोग हैं बस। अच्छा आपको क्या लगता है यहां बैठ कर कैसे आऊं टॉपिक पे? इतना जल्दी कैसे आ जाऊं? आपने ही तो शुरुआत किया था ना पीछे से, तो उनको रोको, फिर आप खड़े होकर इन सबको कहो। मैंने आपको कहा था पड़ोसियों का ध्यान रखना है, जो पड़ोसी बोले। पड़ोसी का पड़ोसी तो बोल ही रहा था ना। ऐसे इतना जल्दी शुरू नहीं करूंगा। अब तो मैं बात शुरू कर दी तो पूरा तो बताऊंगा। वो भैं तो ले आया, लेकिन वो गोबर वहीं पड़ा रह गया। वैसे अब दाब गए ना, अब थोड़ा ध्यान दे लो इधर। नहीं फालतू में मैं किसी एक दो को उठाऊंगा, नहीं ईगो हर्ट होगा, लास्ट में आप कहोगे जाते जाते ये क्या कर दिया आपने। हैं? ठीक नहीं होगा, फिर मैं वहां बाहर बिठाऊंगा, फिर कहूंगा इसको 2 घंटे तक अंदर नहीं आने देना है यार। होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ईगो हर्ट हो जाएगा। ये कुलदीप डोन कौन है रे? तू? कुलदीप को इतने सवाल आए, सवाल ही पैदा नहीं हो। को किसने लिखा ये किसने लिखा है भाई? ये इन्फेंसी वाला, स्कूल की इन्फेंसी वाला, स्कूल की इन्फेंसी तो लिखा है, वो तो समझ गया इतने में। ये मुझे आता ही नहीं है भाई। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की, ये पता ही नहीं है मुझे। ये आपको नेट पर ढूंढना पड़ेगा, इंटरनेट पे लगाया करो ना, इंटरनेट पे आ जाएगा। अरे रहने दो। वो वर्तुलाकार हो गया। कोई नियम बताओ देखिए आपके दिमाग में आ रहा है तो। नहीं नहीं, लिखो अंत्य क्रिया का नियम। अंत्य क्रिया या परस्पर
निर्भरता का नियम, परस्पर निर्भरता का नियम या परस्पर निर्भरता का नियम। अंतःक्रिया का नियम या परस्पर निर्भरता का नियम। परस्पर निर्भरता का नियम क्या कहता है? ये कहता है बालक का जो अलग अलग पक्ष का विकास होता है ना, वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करता हुआ होता है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, जितने भी विकास के जो पहलू होते हैं, विकास के जो आयाम होते हैं, वो कभी भी अकेला विकास नहीं होता है। बालक का विकास कभी भी अकेला कोई पक्ष बहुत विकसित नहीं हो जाता है। ऐसा कहे कि बालक की नहीं, मैं तो देखो 15 साल तक तो मैं केवल और केवल शारीरिक विकास पे ध्यान दूंगा, कोई दूसरा विकास साथ नहीं होगा। या फिर वो कहे कि मैं पहले मानसिक विकास कर लेता हूं, शारीरिक विकास बाद में कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं है। एक दूसरे पर क्या होता है? निर्भर। यदि एक विकास नहीं हो रहा है तो दूसरा भी नहीं हो रहा है, तीसरा भी नहीं हो रहा है। तो सभी विकास के जो पहलू होते हैं या आयाम होते हैं वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। इसे कहते हैं कि एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए, या फिर क्या होता है? परस्पर निर्भरता का नियम। लिखो, इस नियम के अनुसार विकास के सभी आयाम एक दूसरे की अंतःक्रिया पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे की अंतःक्रिया पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे की अंतःक्रिया पर निर्भर करते हैं। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास आदि संवेगात्मक विकास आदि। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेकिन शारीरिक एवं मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा, एक नियम और लिख लो, वो नियम ही है एक प्रकार का। एक लाइन और लिख लो, विकास की नियम है, नियम, अगला नियम, हेडिंग लगा रखी है विकास के नियम, इसमें अगला नियम लिखना है। विकास की सभी अवस्थाओं के अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की सभी अवस्थाओं के अपने अपने खतरे होते हैं। सभी अवस्थाओं के अपने अपने खतरे होते हैं। जैसे शेषवावस्था होती है तो शेषवावस्था के अलग खतरे होते हैं, अलग डेंजर्स होते हैं, और बाल्यावस्था के अपने अलग खतरे होते हैं, और किशोरावस्था के अपने अलग खतरे होते हैं। शेषवावस्था में तो आपको पता है बालक बड़ा नाजुक होता है, उसका बहुत केयर करना पड़ता है, उसके खतरे भी अलग अलग होते हैं कि वो क्या सीखें क्या नहीं सीखें, उसकी चेतना हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है,
बालक का संस्कार निर्माण वहीं से शुरू होता है। बाल्यावस्था होती है, उसमें वो लेटेंसी फेज आ जाती है, तो उसमें भी बालक का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, यहीं से बालक में सीखता है। मतलब सर्वाधिक नैतिकता का विकास यही होता है। उसके अपने खतरे हैं। किशोरावस्था में भी जब परिवर्तन होते हैं, जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उस समय उसके भी अपने अलग खतरे होते हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि विकास की अपनी अवस्थाओं में अलग अलग अपने अपने खतरे होते हैं। जो खतरे शेषवावस्था में थे वो बाल्यावस्था में नहीं है, जो बाल्यावस्था में थे वो किशोरावस्था में नहीं है। तो ये सबके अपने अपने अलग खतरे हैं। ये हमने 2-4 नियमों की कहानी की, क्या पता इनमें से कोई सवाल अपने पूछ ले। अभी सवालों की जड़ी अपने लगी नहीं है, मतलब जहां से सवाल पूछे जाने हैं वहां तक हम पहुंचे नहीं है, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। सवाल पूछे जाते हैं सिद्धांतों से, जो 10 सिद्धांत है ना महत्वपूर्ण, वो सिद्धांत है, उन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। पढ़ने में भी उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, समझने में भी समय देना पड़ेगा। लेकिन पहले कुछ थोड़ी सी भूमिका तैयार कर लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है श्रीमती हरलोक। कौन है? श्रीमती हरलोक। इसने कहा कि ये जो बालक का विकास क्रम होता है ना, बालक का विकास क्रम होता है ना, इस विकास को या बालक के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा होता है बताओ देखें। एक तो इसने कहा कि आकार में परिवर्तन। एक तो किस में परिवर्तन होता है? आकार में परिवर्तन। दूसरा इसने कहा अनुपात में परिवर्तन। आकार के साथ किस में परिवर्तन? एक इसने कहा पुराने चिन्हों का लोप, और एक इसने बताया कि नए चिन्हों का उदय। नए चिन्हों का उदय। इसने ये कहा कि बालक में जो विकास होता है ना, उस विकास में ये 4 ही काम होते हैं। विकास का मतलब इन 4 चीजों से है। जो भी विकास हो रहा है ना, उस विकास का मतलब किससे? 4 बातों से। या तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, आकार में तो होता है ना, लंबाई चौड़ाई में आकार में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? या आकार में ही परिवर्तन है एक प्रकार से। तो या तो उसके शरीर के आकार में परिवर्तन होगा, या फिर उसके अनुपात में परिवर्तन होगा। अनुपात दर्शाता है कार्य क्षमता को। किसको दर्शाता है? कार्य क्षमता को। भाई पहले उसका कौशल कमजोर होगा और फिर उसका कौशल मजबूत। जैसे पहले उसका मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं था, तब वो चल नहीं पा रहा था ढंग से, धीरे धीरे चल पा रहा था। एक स्थिति ऐसी भी थी जब चल भी नहीं पा रहा था, एक बार धीरे धीरे चल पा रहा था। और फिर उसका जब नियंत्रण ढंग का होता है, मांसपेशियों की दक्षता होती है या कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तब वो व्यक्ति, वो बालक आराम से दौड़ भी पा रहा होता है। तो इसका मतलब है या तो आकार में परिवर्तन होगा, या उसके अनुपात में परिवर्तन आएगा, या पुराने चिन्हों का लोप हो जाएगा। पुराने चिन्हों का लोप का मतलब जैसे दांत गिरना, दूध के दांत गिरते हैं कि नहीं गिरते, वो पुराने चिन्हों का क्या हो जाएगा? लोप। या फिर जैसे मान लीजिए उसकी आवाज बिल्कुल पतली है, वो आवाज जो पतली थी वो भारी हो जाएगी। इसका मतलब वो जो पतली आवाज थी, तीखी आवाज थी ना, उस आवाज का क्या हो गया है? लोप हो गया है। और नए चिन्हों का उदय। नए चिन्हों का उदय मतलब जैसे नए दांत निकल जाना, आवाज का भारी हो जाना, लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आ जाना, ये किसका उदय होता है? नए चिन्हों का उदय होता है। समझ पा रहे हैं? तो ज्यादा से ज्यादा उसमें आकार, अनुपात, तो पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय, इन 4 में बांट सकते हैं। इन 4 शब्दों में बांध सकते हैं कि इसका बालक का विकास हुआ। विकास में इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। लिखो, अलग से एक लाइन लिख लो। श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को, श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। ये लिख लो चारों। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन,
पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय। पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय। हो गया। अच्छा, एक शब्द काम लेते हैं हम लोग वृद्धि, और एक शब्द हम काम लेते हैं विकास। दोनों में अंतर होता है क्या? एक तो क्या होता है? अभिवृद्धि, और एक क्या होता है? विकास। अच्छा, अभिवृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ग्रोथ। और विकास को डेवलपमेंट। विकास को क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। ये मैं अंतर के रूप में लेता हूं, देखिए इसको ना, आपको बताना है और मैं लिखता जाता हूं। बताइए, देखिए अभिवृद्धि क्या होती है? यह केवल शारीरिक पक्ष में होती है। कौन से पक्ष में होती है? यह केवल शारीरिक पक्ष में होती है। इसका मतलब यह है कि केवल शरीर के आकार अनुपात में बढ़ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, यह क्या कहलाता है? अभिवृद्धि होती है। और विकास, विकास शारीरिक के साथ साथ शारीरिक भी सम्मिलित है ना विकास में? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, सांस्कृतिक आदि आदि लगा दूंगा ना। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वृद्धि होती है ना, ये एक पक्षीय होती है। क्या होती है? इसका मतलब यही निकला ना, ये एक पक्षीय होती है, और ये बहुपक्षीय होती है। अच्छा, इसको यदि हम लोग और समझें तो मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि देखो, ये विकास है। ये क्या है? विकास है। और ये विकास के विभिन्न पक्ष है। ये विकास के विभिन्न पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, अलग अलग प्रकार का विकास। हर प्रकार का जो विकास है वो इसमें सम्मिलित है। इसमें से इस विकास को हमने नाम क्या दे दिया है? शारीरिक विकास। क्या नाम दे दिया है? शारीरिक विकास। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये शारीरिक विकास है। इस शारीरिक विकास को हम लोग संयुक्त रूप से इसको बोल देते हैं वृद्धि। क्या बोल देते हैं? वृद्धि, मतलब ग्रोथ। यही बात हुई कि नहीं हुई? बताओ, केवल एक पक्ष में परिवर्तन हो रहा है तो वो वृद्धि हो रही है ना, और सभी पक्षों में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ध्यान रह जाएगा, इसमें से कोई सवाल गलत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। ये तो शारीरिक पक्ष में होती है, वो सभी पक्षों में होती है। ये एक पक्षीय होती है, ये बहुपक्षीय होती है। इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि ये जो अभिवृद्धि है ना, ये अभिवृद्धि केवल आकार में परिवर्तन को दर्शाती है। किस में परिवर्तन को दर्शाती है? आकार में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? आकार में परिवर्तन होता है। और ये आकार के साथ साथ किस में परिवर्तन होता है? अनुपात में परिवर्तन होता है। भाई, वो तो केवल आकार में परिवर्तन है, और ये अनुपात, अनुपात का मतलब होता है किस में वृद्धि होना? कार्य क्षमता में वृद्धि होना। ये कार्य क्षमता में वृद्धि है। और बताओ, देखें, अरे इसका मापन किया जा सकता है क्या? इसका मापन किया जा सकता है। इसका मापन संभव है। इसका मापन किया जा सकता है क्या? नहीं। इसका मूल्यांकन होता है। इसका क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन, इवोल्यूशन किया जा सकता है। उसका मापन किया जा सकता है, और इसका क्या किया जा सकता है? या फिर मैं कहूंगा केवल मापन से काम नहीं चलेगा। मापन से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका पूरा इवोल्यूशन करना पड़ेगा, पूरा मूल्यांकन करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये इसका मापन जो होता है ना, वो किस प्रकार का मापन होता है? मात्रात्मक। कैसा मापन होता है? वेरी गुड, ये मात्रात्मक होता है। इस मात्रात्मक को संख्यात्मक मापन भी तो बोल सकता हूं ना मैं। मात्रात्मक या कैसा मापन होता है? संख्यात्मक। और इसका मापन मात्रात्मक नहीं होता है क्या? इसका मापन मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। दोनों होता है ना। इसमें तो हमने दिक्कत यह कर दी थी, केवल मापन से काम नहीं चलता है, इसलिए हमने मूल्यांकन लेना पड़ा।
ध्यान रखिए, मापन भी तो इसी का हिस्सा है ना, मतलब शारीरिक पक्ष भी तो इसी का हिस्सा है। अच्छा, अब जब इतनी बात आ गई कि मात्रात्मक होता है और संख्यात्मक होता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये वृद्धि जो है ना, ये विकास का ही एक भाग है। विकास का एक भाग है। किसका भाग है? विकास का एक भाग है। लेकिन विकास वृद्धि का भाग है क्या? नहीं है। यह एक स्वतंत्र, कैसी अवधारणा है? स्वतंत्र अवधारणा है। स्वतंत्र अवधारणा है। अच्छा मुझे बताइए, यह एक निश्चित समय तक होती है ना? अभिवृद्धि तो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, यह एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें कौन सी अवधारणा तो बहुत छोटी अवधारणा है, कौन सी अवधारणा बड़ी अवधारणा है? अभिवृद्धि छोटी है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि यह एक संकुचित अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? संकुचित अवधारणा है। और यह कैसी है? यह एक व्यापक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? व्यापक अवधारणा है। और भी ये प्रत्यक्ष है, इसको देखा जा सकता है ना भाई। ये प्रत्यक्ष अवधारणा एक नहीं है, इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और इसको देखा नहीं जा सकता है। इस सभी पक्षों को देखा, केवल महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये किस प्रकार की अवधारणा है? यह अप्रत्यक्ष होती है। विकास अप्रत्यक्ष होता है। और ये धनात्मक होती है और वो ऋणात्मक होती है। हाँ हाँ, दोनों। धनात्मक तो अपने आप में ही है ना, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं ना कहीं अंगों का निर्माण ही तो हो रहा है ना। शरीर के अंगों का निर्माण ही हो रहा है ना। निर्माण होने को रचना बोलते हैं ना, रचना बोलते हैं। इसका मतलब ये एक रचनात्मक अवधारणा एक नहीं है। इसमें जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं। तो इसमें रचनात्मक तो है ही है, लेकिन रचना के साथ में विनाश भी तो होता है ना भाई। रचना के साथ में क्या होता है? विनाश। अब विनाश आप कैसे समझे? जैसे मान लो बूढ़े हो गए और उसके बाद में दांत गिर गए, तो वो एक विनाश हो गया। बाल गिर गए तो वो क्या हो गया? विनाश। मांसपेशियों में संकुचन आ गया तो वो विकास का हिस्सा है, वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो वृद्धि का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। कैसे होते हैं? रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं और साथ में विनाशात्मक परिवर्तन भी। विनाशात्मक परिवर्तन मतलब ये है कि पहले आपकी आवाज बहुत धीमी थी, अब आवाज थोड़ी सी क्या हो गई है? मोटी हो गई है। पहले सुरीली थी, इसका मतलब जो सुरीली आवाज थी उसका क्या हो गया? विनाश हो गया। तो वो विकास का हिस्सा है ना, विकास के कारण ही हुआ ऐसा। अच्छा, इसमें मैं सीधा सीधा कहूंगा, इसमें केवल और केवल वृद्धि होता है, इसलिए ये विवृद्धि सूचक है। विशेष रूप से वृद्धि को इंडिकेट करता है, ये विवृद्धि सूचक है। और ये रचनात्मक के साथ विनाशात्मक है। इसका मतलब ये विवृद्धि के साथ में हास सूचक भी है। हास यानी पतन होना होता है ना, हास को भी इंडिकेट करता है, यह हास सूचक भी है। बताओ, और बताओ, देखें और बताओ, कोई वृद्धि और विकास में कोई अंतर निकाल सकते हो क्या आप? वृद्धि विकास का ही भाग है, हैं? हाँ, अरे वो भाई बता रहे हैं। हाँ, निश्चित सीमा तक चलती है, ये जीवन पर्यंत चलती है। हाँ, ये आंतरिक और बाह्य दोनों है। ये केवल बाह्य उदाहरण है भाई। बाह्य है, शारीरिक है, तो शारीरिक को हम लोग सामान्यतः बाह्य कहते हैं, एक्सटर्नल। और ये बाह्य भी है और साथ में क्या है? आंतरिक भी है। बहुत बढ़िया, बाह्य प्लस आंतरिक। और खोज करो, देखे। वर्तुलाकार, वेरी गुड। ये कैसी अवधारणा है? ये रेखीय अवधारणा है। कैसी है? रेखीय। मतलब इसकी एक की निश्चित दिशा होती है और इसकी एक दिशा नहीं होती है। ये वर्तुलाकार होता है। वेरी गुड, ये वर्तुलाकार है। इसमें आकार में परिवर्तन होता है, इसमें अनुपात में परिवर्तन होता है। हाँ, और बताओ, समझ जाएंगे ना आप लोग? सवाल गलत थोड़ी करेंगे, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आगे सवाल पूछने वाला हूं मैं आपसे।
यहां तक समझ जाएंगे ना? लिखो तो। लिखो, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। 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 लिखो, टेबल बना लोगे ना ऐसे? टेबल बना लो, पेज के 2 टुकड़े कर लो। नहीं नहीं, बिना फाड़े ही, फाड़ के नहीं करना है। एक तरफ लिख लो अभिवृद्धि और एक तरफ लिख लो विकास। है? है? टेबल बना लिया ना? तो शॉर्ट शॉर्ट में ही लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में ही लिखो। मैं लिखवाऊंगा ना वैसे। हाँ, एक तरफ अभिवृद्धि लिखना है, एक तरफ विकास लिखना है। अभिवृद्धि में लिखो, लिखो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन। उधर क्या लिख लेंगे? शारीरिक पक्ष में परिवर्तन। इधर लिखेंगे सभी पक्षों में परिवर्तन। सभी पक्षों में परिवर्तन। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। इसको यहां प्रक्षेपित कर। हो गया? फिर उधर लिखेंगे वृद्धि में एक पक्षीय, एक पक्षीय, एक पक्षीय परिवर्तन। और उधर क्या लिख लेंगे? बहुपक्षीय परिवर्तन। बहुपक्षीय परिवर्तन। फिर उधर लिखोगे आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। और इधर क्या लिखेंगे? अनुपात में परिवर्तन। कोष्टक में लिख लेंगे कार्य क्षमता। मतलब कार्य क्षमता में परिवर्तन हो रहा है। फिर लिखो लिखो ये विकास का एक भाग है। ये विकास का एक भाग है। अभिवृद्धि में लिखना है ये विकास का एक भाग है। और इधर क्या लिखे? लिखो ये नहीं, ये विकास का एक भाग है। इधर लिख लोगे विकास में वृद्धि निहित है। विकास में वृद्धि निहित है। विकास में वृद्धि निहित है। फिर उधर लिखोगे लिखो ये संकुचित अवधारणा है।
अभिवृद्धि क्या है? संकुचित अवधारणा है। देखो ये स्वतंत्र एवं व्यापक अवधारणा है। ये स्वतंत्र एवं व्यापक अवधारणा है। ये स्वतंत्र एवं व्यापक अवधारणा है। फिर लिखो, इसका मापन किया जा सकता है। इसका मापन किया जा सकता है। इधर क्या लिखोगे? मतलब ये केवल मापन से नहीं होता है, ये तो समझना ही है अपने आप को, है ना भाई। इसका केवल मापन संभव नहीं है, तो मापन संभव नहीं है तो मूल्यांकन होता है। लिखो, इसका मापन संभव नहीं है। इसका मापन संभव नहीं है, अतः मूल्यांकन होता है। अतः मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट लिखोगे उधर, ये एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और इधर क्या लिखोगे? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लिखो, लिखो ये मात्रात्मक ओब्लिक संख्यात्मक अवधारणा है। ये मात्रात्मक ओब्लिक संख्यात्मक अवधारणा है। ये मात्रात्मक ओब्लिक संख्यात्मक अवधारणा है। और इधर क्या हो जाएगा? ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। फिर लिखो, ये बाह्य एवं प्रत्यक्ष, ये बाह्य बाह्य समझ गए ना, मतलब शारीरिक, एवं प्रत्यक्ष होती है। ये आंतरिक एवं अप्रत्यक्ष होता है। ये आंतरिक एवं अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट लिखो, ये रेखीय होती है। रेखीय समझ गए ना, मतलब वृद्धि हो रही है तो किसी एक क्षेत्र में हो रही है, ये रेखीय होती है। और उधर क्या लिखेंगे? ये वर्तुलाकार, मतलब रेखीय और साखीय दोनों साथ ही होते हैं इसमें। ये वर्तुलाकार होता है। फिर लिखो, इसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं।
और इधर क्या लिख लेंगे? इसमें रचनात्मक एवं विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें रचनात्मक एवं विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। फिर लिखो उधर, ये विवृद्धि सूचक होता है। ये विवृद्धि सूचक होती है। विवृद्धि, विशेष रूप से वृद्धि, ये विवृद्धि सूचक होती है। ये विवृद्धि सूचक होती है। और इधर क्या लिख लोगे? ये विवृद्धि एवं हास सूचक होता है। ये विवृद्धि एवं हास सूचक होता है। हास मतलब पतन, क्या बोलते हैं उसे? पतन होना ना, कमी होना, कटौती होना, यह हास सूचक होता है। उधर लिखो अभिवृद्धि में, जैसे जैसे अभिवृद्धि में अगला बिंदु है ना, जैसे लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, वजन, वजन, और क्या लिख लेंगे? लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि का विकास होना, आदि का विकास होना। और इधर क्या लिख लेंगे? लिख लो लंबाई, चौड़ाई, वजन के साथ साथ उधर मतलब पेट, पेट का भी विकास हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, वजन के साथ साथ मानसिक, शारीरिक, सॉरी, हाँ लिख लो मानसिक, शारीरिक। सॉरी तो बेटा लिखनी पड़ेगी, पढ़ेंगे नहीं तो आना तो मुश्किल है लिख के लेना, बोले फोटो बना लेना। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि विकास होना, आदि विकास से होना। अपने आप ही लिख लो ना। क्या हो गया? हाँ, इसका तो पूरा ध्यान रखा है आपने ना। कभी भूले तो नहीं आप? ऐसी संभावना हुई हो कि कभी भूल गए हो? लक्ष्य के प्रति डेडिकेट है आप।